हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फॉर जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट फॉर 2020। अब ये पता नहीं है कि कब होने वाला है, लेकिन उसको हम ध्यान में रखते हुए ही आज हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने सामने आपके 3 प्रॉब्लम अभी लिखी हुई है, जिसमें से 2 सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे, जबकि एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो काफी अच्छे लेवल के हैं, मतलब थोड़े सा जिनमें आपको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अदरवाइज क्वेश्चन तो हर पेपर में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से आप 2 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसमें से एक फिक्स है क्वेश्चन। एक फिक्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, जबकि दूसरा क्वेश्चन है वो चेंज होता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है ये, और ऐसे एक और पार्ट बनाएंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के लिए, उसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और 2 पार्ट्स में ट्राई करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए, ताकि आप जेईई मेंस में जहां तक बात है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की, तो वहां से पूरे 8 नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैट्रिक्स दी हुई है P is a 3 by 3 matrix, then Q is also a 3 by 3 matrix and it is given by Qij. Since it is 3 by 3, so I and J can be 1, 2 or 3. फिर कह रहा है कि there is a relation between P and Q. Relation is Q minus P raised to power 5 is equal to I3. Identity matrix of order 3. Then we are supposed to find Q21 plus Q3 with 31 upon Q32. ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या करेंगे, जब ऐसा करने को बोलेंगे हायर पावर्स निकालनी है आपको यहाँ पे। अब ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जे एडवांस 2016 में भी पूछा गया था। ठीक है ना, वहां पे बस ये था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे 50 पावर तक गया था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो P मैट्रिक्स है, इसकी पावर रेज करनी है। तो ऐसे में ये जो मैट्रिक्स है बहुत स्पेसिफिक फॉर्म में है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को जिसकी हायर पावर रेज करनी है, आप अगर इसको ऐसे लिख पाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ये बनेगा क्या 0 0 0 0 0, और यहाँ पे एलिमेंट बचेंगे 3 9 3। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए B मान लेता हूँ, दिस इज मैट्रिक्स B। तो मैं P को लिख सकता हूँ I प्लस B। तो अगर आप ऐसे लिख पाओ जिसकी आपको हायर पावर्स निकालनी है, सच दैट डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड आइदर डायगोनल एंट्रीज के ऊपर की एंट्रीज और डायगोनल एंट्री जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे की एंट्रीज 0 होंगी। डायगोनल एंट्रीज तो 0 होंगी, अलोंग विद दैट बाकी वो एंट्रीज भी अगर 0 है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स आपको हमेशा निल पोटेंट नजर आएगी। ठीक है ना, जिसमें डायगोनल एंट्रीज भी 0 है, या तो उसके ऊपर की या उसके नीचे की एंट्री साथ में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप B है तो B का स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब आप B स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा 0 0 0। ठीक है, अगले स्टेप में जाऊंगा मैं 3 0 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा 0 0 0। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 मल्टीप्लाई होगी कितना दे देगा आपको 9। ठीक है, फिर अगले में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एंड 0, दिस इज द मैट्रिक्स B स्क्वायर। और फिर आप B क्यूब निकालने जाओगे तो यहाँ से B क्यूब आपको पक्का 0 मिलेगा, क्योंकि B यहाँ पे निल पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, तो फायदा देखो ये मिलेगा कि जो Q है वो है I प्लस P रेज टू पावर 5, तो इट इज I प्लस P रेज टू पावर 5। P को मैं लिख सकता हूँ I प्लस B एंड इट्स पावर 5। अब I सबके साथ कम्यूट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, तो सिंस कम्यूट करती है तो मैं अलजेब्राइक टर्म्स की तरह सोच सकता हूं। देखो अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं वो मैट्रिसेस में नहीं लगते हैं, लेकिन अगर मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5c नॉट देन I रेज टू पावर 5, देन आगे आएगा 5c1 I रेज टू पावर 4 इंटू B प्लस 5c2 I रेज टू पावर 3 B स्क्वायर, और आगे की टर्म्स 0 हो जाएंगी। क्यों भाई, I स्क्वायर B क्यूब I देन B 4 एंड लास्ट में आएगा B रेज टू पावर 5, सब 0 आ गई। तो अब ये देखो क्या आ गया आपके पास, तो दिस इज I प्लस दिस इज आल्सो I, दिस इज 5 टाइम्स B एंड दिस इज 5c2 इज 10 B स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको हम देखें तो क्या बनने वाला है 2 टाइम I
2 0 0 0 2 0 0 0 2, देन 5 टाइम्स b, 5 टाइम्स हम b करेंगे, दिस इज b, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, दिस इज 15 0 0 45 15 एंड देन अगेन 0, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 10b स्क्वायर, 10b स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 0 0 0 0 0 0 90 0 एंड 0। ओके, तो देखो हमें क्या निकालना है, Q21, तो Q21 इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो दिस इज द एंट्री, Q21 इज इस तरह की एंट्री हमें चाहिए, तो ये एंट्री देखो क्या आएगी 0 + 15 + 0, तो इसमें मतलब Q21 यहाँ से हम देख सकते हैं 15 आ रहा है। Q31, तो Q31 कहाँ से आएगा, थर्ड रो फर्स्ट एंट्री, तो 0 45 एंड 90 इट विल बी 135, तो Q31 इज 135, तो इट मींस 150 हो गया ऊपर। नीचे अगर देखें Q32, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो दिस एंट्री, तो 0 15 0 इट विल बी 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10, सो D इज द राइट आंसर। ओके, अब जितनी बड़ी पावर दे तो क्या फर्क पड़ता है, टर्म्स तो यही आएंगी ना, आगे की सब जीरो होने वाली है। जैसे यहाँ पे 50 पावर रेज कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, बस ये कोएफिशिएंट चेंज होंगे 50C1 50C2 इस तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से सोल्व करना है अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था और ऐसा एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, ठीक है। अब उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम होता है और एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है, ठीक है। होमोजेनियस के क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाते हैं, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया हुआ है दैट इज नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा दो रियल नंबर है सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग थ्री प्लेन्स, नाउ इन 3D दीज आर प्लेन्स, ये तो पता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन को, ठीक है ना। वैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस है, तो हर प्लेन, ये प्लेन जो है क्या कह रहा है कि दे इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन, तो तीन प्लेन अगर एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब दो प्लेन देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और थर्ड प्लेन भी यहां से पास कर गया, तो इट मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो दो प्लेन हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है, पैरेलल ना हो तो। तीसरा भी प्लेन वहीं से पास कर गया, तो तीनों प्लेन एक लाइन से पास करने का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन 3D से रिलेट करवा के दिया है, लेकिन क्वेश्चन मैट्रिसेस का ये कि ये तीन प्लेन्स अगर एक लाइन पे कट कर रहे हैं, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है अगर नॉन होमोजेनियस है, तो आइदर नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करते हैं किससे भी, रैंक मेथड से, ठीक है। तो रैंक मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या है ये, तो ट्राई करना है वेरिएबल्स जितने नीचे आप धकेल सको इस तरफ मतलब वेरिएबल नहीं जो आपको अननोन फाइंड आउट करने हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स उठाओगे तो यहाँ पे अल्फा सबसे नीचे, इसको नहीं देखना है, इस तरफ आपको देखना है कि जो अननोन है वो नीचे से नीचे रहे, तो इसको ऊपर भी होता तो भी हम नीचे भेज देते। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 4 -2 (1), देन 1 7 -5 (beta), and then 1 5 alpha (5). ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एशेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे R1 R2 is R2 minus R1 and R3 is R3 minus R1। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, R2 में से R1 को माइनस करूंगा मैं, तो यहीं पे लिख दूं, ठीक है। चलो हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, इट विल बी 1 4 -2 (1), इसमें से माइनस करेंगे तो 0, दिस इज 3, दिस इज -3, एंड यहाँ पे क्या आएगा बीटा -1। जबकि यहाँ पे देखें तो 0, ओके, देन 1, देन अल्फा +2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। अगला काम क्या है अभी, यहाँ पे इसकी हेल्प से नीचे 0 बनाना आता है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्रैक्शन से हम बन जाएं, ठीक है। तो हम अप्लाइंग द ऑपरेशन R3 is 3 times R3, तो ये हो जाएगा 3, दिस इज 3 अल्फा +6 y हो जाएगा 12, और अब मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 is R3 - R2, इट विल बी, तो इट टर्न्स आउट टू बी 0, यहाँ पे 3 और माइनस करूंगा
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सीधा माइनस करूंगा तो 12 माइनस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 13 माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ से बनते हैं केसेस। तो क्या होता है अभी, दिस इज द मैट्रिक्स ए, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए, और ये पूरी को बोलते हैं ए कोलन बी। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कोलन बी पे सब डिपेंड करता है। तो क्या क्या केसेस होते हैं, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाता है सिस्टम, और क्या आता है, नो सॉल्यूशन। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो अगर 3 है तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी बट स्ट्रिक्टली लेस देन 3। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन करने हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला केस हो, इसका मतलब है ए का रैंक भी और ए कोलन बी का रैंक भी दोनों क्या होने चाहिए, 3 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा तभी इसका रैंक 2 होगा, अदरवाइज ये नॉन जीरो हो गया तो इसका रैंक 3। तो इसका मतलब 3 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू -3। ये तो a का रैंक 2 हो गया। अब a कोलन b का रैंक भी हमें 2 करना है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 13 माइनस बीटा भी 0 होना चाहिए। तो बीटा कितना आएगा, यहाँ से 13 आएगा, ठीक है। सो अल्फा -3 होगा, बीटा 13 होगा, तब कहीं जाके इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो इट विल बी -3 प्लस 13, तो दिस इज इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं, मान लो उसने बोला होता नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में आप क्या करते, इनका रैंक इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अगर ये नॉन जीरो है, सपोज इफ दिस इज नॉन जीरो, देन इसका रैंक 3 और इसका रैंक भी 3 हो जाएगा, और सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा -3 की इक्वल नहीं है तो गारंटीड कैसे सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आप नो सॉल्यूशन चाहते हो तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, अल्फा को -3 लेना पड़ेगा, बट बीटा है वो 13 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीटा 13 होते ही फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका लिंक मेथड से, ठीक है। आगे हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटीजर टाइप में पूछा गया था 2020 में, ये भी ठीक है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है। तो क्या गया, एक मैट्रिक्स है A, ठीक है ना, और उस मैट्रिक्स के लिए क्या बताया गया, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सच दैट उसकी सारी एंट्रीज हैं वो -1, 0 और 1, इन 3 ही एलिमेंट से आई है। अब क्या करेगी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A into A ट्रांसपोज इज गिवन टू बी 3। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो देखो सोचो आप, A कोई मैट्रिक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23 and then A31, A32, A33, ओके। अब इसको मेरे को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका A ट्रांसपोज में यहाँ लिखूं तो क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 and then A31, A32, A33, ठीक है ना। अब मेरे को ये जो मैट्रिक्स है ये दिस इज A into A ट्रांसपोज। नाउ ईच ऑफ द Aij belongs to this set, -1, 0 and +1, ठीक है ना भाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रेस। इसका मतलब हमें डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब पहला, सबसे पहला एलिमेंट तो कब मिलेगा, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा, तो इसके ट्रेस की बात करता हूं मैं, ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज क्या आएगा, सबसे पहला मेंबर कब आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होती आएगा, A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, A13 का स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो का सेकंड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो का थर्ड, नहीं लेंगे हम। अब ये सेकंड रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर आएगा, नहीं चाहिए वो। सेकंड रो का सेकंड मेंबर चाहिए, तो ये आएगा A21 का स्क्वायर, A22 का स्क्वायर और A23 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड रो का थर्ड मेंबर इससे मल्टीप्लाई करने में मिलेगा, तो वो आएगा A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर। तो दिस इज द ट्रेस, और ये कितना दिया हुआ है भाई, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग से स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है, वो 3 के इक्वल है। और कंडीशन साथ में ये है कि Aij बिलोंग कर रहा है -1 से 0, 1 इस सेट से।
तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि एग्जैक्टली 3 ऑफ द 9 एलिमेंट्स विल बी आइदर +1 और -1, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 3 है, ये चाहिए तो देखो -1 लोगे तो भी 1 आएगा सम, नंबर स्क्वायर 1 आएगा, 1 लोगे तो भी, और 0 लोगे तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स आर 0 और 3 आर +1 और -1। तो ये काम करना है। तो अब यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो भाई 9 में से 6 एलिमेंट मेरे को चाहिए पहले तो कितने तरीके सेलेक्ट हो जाएंगे, 9C6। ये मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट करके और इनको 0 बना दिया। अब मेरे को 3 एलिमेंट और बच गए मेरे पास। अब उनके पास देखो 3 एलिमेंट्स हैं, कोई भी 3 एलिमेंट मेरे पास बचे हैं ये। अब इसको भरने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, +1 और -1। तो 2 ऑप्शन इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 ही इसके पास है, +1 और -1। इसका भी +1 और -1, ये सब मैंने 0 से भर दी। सिलेक्शन पहले हो गया था, तो कितने आ गए, 9C3 हो जाएगा, 9 × 8 × 7, 3 × 2 × 1 इंटू में 8। तो यहाँ से देख सकते हो 3 से 3 पे कट गया, 2 से 4 पे, तो 84 × 8, तो कितना आ गया भाई, 2 6 7, तो 672 यहाँ से मिल जाएगा। सही है। तो इस तरह से आपको इसको देखना था। तो 9C6 से तो आपने क्या किया, 0 बना दिया, और बाकी जो बच गए 3, उनको हमने क्या किया, 3 जो बचे थे उनको हमने दो तरीके से फिल कर दिया कि वो क्या हो सकते हैं, आइदर +1 हो सकते हैं और -1 हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा कि जो ये मैट्रिक्स नहीं, ये जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस थी, हमें ये बताना था कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ से देखा जाए तो 672 आ रही है। ठीक है ना, देख लेना, 12 to 7 84 × 8, सही यही आएगा, 672 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इतनी मैट्रिसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या है। तो अगले 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ वो होमोजीनियस सिस्टम के लिए हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि नॉन होमोजीनियस के लिए भी आ जाते हैं और होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस का एक बताया था मैंने, होमोजीनियस के लिए है क्वेश्चन। पहला है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस and the equations are, these are the equations: x plus 3y plus 7z is equal to 0, minus x plus 4y plus 7z is equal to 0, sin 3 theta into x plus cos 2 theta y plus 2z is equal to 0। ये तीन आपके पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा है कि कितने थीटा की वैल्यूज इसमें होंगी। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 3 4 एंड डी में है 2। जबकि दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, वो ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x plus ky plus 3z is equal to 0, 3x plus ky minus 2z is equal to 0, and then 2x plus 4y minus 3z is equal to 0। This system of equation has a यहाँ दिया है नॉन जीरो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, and the solution is actually x, y, z। Then find the value of this expression x into z upon y square is, ये क्या होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, a is 30, b is -10, c is +10 and d is -30। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अगले हम कर रहे हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि थीटा की कितनी वैल्यू मिलेगी 0 से π में, जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, नॉन ट्रिवियल। अब देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। होमोजेनियस सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है तो होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन कभी नहीं होता, या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, या फिर जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। जीरो क्योंकि 0 0 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है ना, और दूसरा होता है सीधे फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दें, या फिर कहते हैं कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब
मतलब क्या है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल बोलते तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब ये डिटरमिनेंट ए कितना हो 0। अगर मैं सिस्टम को ऐसे लिखूं ax बराबर 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए होमोजेनियस के क्वेश्चन थोड़े आसान करते हैं क्योंकि आपको रैंक वगैरह नहीं सोचना है। तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफाइनाइट। तो सिंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 सिंपली। तो डिटरमिनेंट a क्या आएगा यहाँ पे 1 3 7 -1 4 7 और फाइनली आएगा sin 3 थीटा cos 2 थीटा एंड देन 2। कोफिशिएंट्स उठाने इसको 0 रख दिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहीं से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इसको क्या मिलेगा प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मिलेगा। तो देखो क्या आ रहा है sin 3 थीटा और इसके साथ में क्या आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ से 21 माइनस 28 तो इट विल बी -7, फिर माइनस में cos 2 थीटा आएगा और उसके साथ में क्या आएगा, तो उसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ से करेंगे तो 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस का फिर से 7 आएगा, फिर फाइनली 2 और 2 के साथ में क्या आएगा 4 4 + 3 7 = 0। तो मैं 7 से डिवाइड ही कर देता हूँ इसको। तो 7 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा माइनस sin 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और 7 से डिवाइड किया है तो +2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी है तो थीटा में जाना चाहता हूँ। तो मैं sin 3 थीटा को लिख के क्या लिख रहा हूँ, कितना होता है 3 sin थीटा, तो माइनस आएगा 3 sin थीटा प्लस का 4 sin क्यूब थीटा आएगा। इसका साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो -2 × 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है और फिर प्लस में 2 है। तो फाइनली इक्वेशन जो हमें मिलेगी इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन 4 sin क्यूब थीटा देन स्क्वायर अगर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन देखा जाए तो कितना आ रहा है -3 sin थीटा और फिर फाइनली यहाँ से देखें तो -2 और +2 कट जाएंगे तो 0। तो इसलिए सोल्व करना भी आसान हो गया। sin थीटा कॉमन आ रहा है तो sin थीटा कॉमन बचेगा क्या 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3 = 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो सॉल्यूशंस की बात आई तो एक तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो sin थीटा 0 हो जाए, बट 0 से पाई ओपन है तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से एक भी सॉल्यूशन आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करो आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इट इज 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक फैक्टर तो आएगा 2 sin थीटा प्लस 3। ओके, जबकि दूसरा फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा 2 sin थीटा -1। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं। तो फैक्टराइज करने के बाद देखो क्या आ रहा है, फैक्टराइज किया तो यहाँ से पहले में आएगा 2 sin थीटा -1 जबकि दूसरा बनेगा 2 sin थीटा प्लस 3 = 0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से sin थीटा आएगा -3/2 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब sin थीटा कितना आएगा भाई, sin थीटा इज 1/2। अब sin थीटा 1/2 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ग्राफ बना लेते हैं 0 से पाई में sin का। तो ग्राफ हो गया 0 से पाई में, दिस इज 1 तो 1/2 करेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन देखा जाए तो आप डिटरमिनेंट से तो आप एक स्टेप में बाहर निकल गए। बेसिक क्वेश्चन ही किसका हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। ठीक है ना, इसमें k की वैल्यू पूछी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने k की वैल्यू से आगे कुछ पूछ रखा है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, तो कह रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो इस तरह का है। तो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ना तो डिपेंडेंट मिलेगा आपको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी वेरिएबल की टर्म में मिलेंगे, मान लो z को आपने t मान लिया तो सारे t की टर्म में मिलेंगे, तो ये आपस में इंटररिलेटेड होंगे। इसीलिए जो सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट z/y² ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कोई कहेगा ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी ले लो, ये इंटररिलेटेड ही मिलेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम k को टारगेट करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट a = 0, इट मींस यहां से मिलेगा 1 k 3 देन 3k -2 और फाइनली 2 4 -3। इसको कितना कर दिया मैंने 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, इससे एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस। तो 1 के साथ क्या आएगा यहाँ पे -3k
प्लस 8 आएगा, देन माइनस के इंटू यहाँ पे देखें तो -9 प्लस 4 तो -5 आएगा, और फिर प्लस में 3 इंटू यहाँ पे देखें तो 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना हो गया, -3k प्लस 8 प्लस 5k प्लस 36 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -9 है तो उधर जाके प्लस का 4k बचेगा इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने से k मेरे को मिल गया है 11। तो इसका मतलब दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ k इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि k 11 होगा तो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अब सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हो आप। तो वो कैसे करते हैं, वो आगे का प्रोसेस देखो। तो k 11 है तो उसके लिए फिर आपको तीनों इक्वेशन नहीं चाहिए, कोई दो इक्वेशन उठा लो। तो मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूँ x प्लस 11y माइनस प्लस 3z इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरी इक्वेशन में उठा लेता हूँ ये 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मैंने उठा ली, और यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना, तो अब z को t एज्यूम कर लो, दैट z इज इक्वल टू t। तो zt आएगा तो आपको मिलेगा x प्लस 11y इज इक्वल टू माइनस 3t, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस का 3t। ठीक है, अब इनको सिंपलीफाई करेंगे टू फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ t। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18y आ रहा है इज इक्वल टू माइनस 9t। तो y कितना आ गया अभी, तो y आया माइनस t/2, तो y आ गया t की टर्म। ठीक है, y अगर ये आया तो x निकालना है, तो x के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या आप इस पे कर देते हैं, पहले में ही क्या था x प्लस 11y तो माइनस 11t/2। ठीक है, उसके बाद प्लस 3z तो प्लस 3z का मतलब 3t। तो x कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना आएगा 5t/2 आएगा x। जब सोल्व करेंगे तो x y z सभी t की टर्म में आ गए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये देखो फाइनली क्या मिला, x इज 5/2t इंटू z इज t अपॉन y स्क्वायर। तो y स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा t²/4। ओके, तो t² देखो कट गया, t² कैंसिल, तो ये आएगा 5/2 इंटू 4, तो दिस इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 10, तो क्या हो जाएगा c इज द राइट आंसर। ऐसे सिंपलीफाई करना था इसको, आया समझ में। ठीक है ना, तो पहले तो ये सिंपलीफाई करके k निकालना है, k निकालने के बाद वो सॉल्यूशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ t। तो किसी भी एक वेरिएबल को t मान लो, जरूरी नहीं आप z को ही मानो, और उसके बाद वो बचे हुए दो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t लाओ, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम फाइनल 2 क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मैं, वो सॉल्व करेंगे हम आज पार्ट 1 में। फिर बचे हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन और हैं, उनको हम एक और लेक्चर इस पे बनाएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसमें फॉर जेईई मेंस, और उसमें डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, तो अगले 2 क्वेश्चन हैं वो मैं लिख रहा हूँ, क्या है। फर्स्ट वन इज, ये 2014 में पूछा गया था। अभी जो क्वेश्चन किए थे हमने, वो पहला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, जबकि दूसरा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है ना, ये है इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड fn डिफाइन किया गया है, fn इज अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, और साथ में कह रहा है एंड देन ए डिटरमिनेंट इज गिवन 3 1 प्लस f1 1 प्लस f2 देन 1 प्लस f1 1 प्लस f2 and 1 plus f3 then 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f4। ये डिटरमिनेंट दिया गया आपको कितना, k इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है देन k इज, k की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शंस आर 1 माइनस 1 अल्फा बीटा एंड देन 1 बाई अल्फा। ठीक है, जबकि दूसरा क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस में आया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, काफी पहले आया हुआ है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। P एक मैट्रिक्स दी हुई है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। ओके, देन a matrix A given and this is 1 1 0 1। ओके, और now matrix is defined Q, it is P A and then P transpose। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, then find this, then P Q रेज टू पावर 20 कर दिया हमने इसको, एंड देन P ट्रांसपोज इज, ये जो आएगा ये किसके इक्वल मिलेगा आपको। ऑप्शंस आर गिवन, फर्स्ट इज 1 20 0 1। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज
√3/2 2020, then this is 1 and 0. Third option is 1 2020, √3/2 0 and D is none of these. ठीक है, तो ये दो फाइनल क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले पे आते हैं हम, सबसे पहले डिटरमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या है अभी पहले हम इनको देखते हैं। fn का मतलब क्या है, अल्फा गेन प्लस बीटा गेन। तो इसको मैं f1 f2 इनसे फ्री करता हूं। तो डिटरमिनेंट को अगर मैं लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आएगा 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन यहाँ आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा अभी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये f3 क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे ही इसको दिखेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 1 प्लस अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4। तो यहाँ इसको समझने की जरूरत है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है कि एवरी मेंबर या एवरी टर्म इन दिस डिटरमिनेंट एक्चुअली इज समेशन ऑफ 3 टर्म्स, और एक पैटर्न बन रहा है सिमेट्रिक पैटर्न। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, दो डिटरमिनेंट्स की प्रोडक्ट की उसमें लिखेंगे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। और वो क्या होंगे डिटरमिनेंट्स, तो वो देखो आपको एस्टिमेट कैसे लगेगा। तो इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स हम लिखने वाले हैं। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए अभी, 1 1 1। तो दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं अभी, रो वाइज भी कर सकते हो, रो कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ये ले लिया 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। तो 1 1 1 पहली एंट्री के लिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। दूसरी एंट्री के लिए क्या होता है, ये दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए 1 अल्फा बीटा, तभी तो ये मिलेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। फिर ये इसके लिए ये इससे होता है 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब दूसरे पे आ जाते हैं, ये कब मिलता है, जब सेकंड इससे मल्टीप्लाई हो। तो इसमें 1 अल्फा बीटा, बाकी चीजें देखो उसको सपोर्ट करनी है। 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। इसी तरह यहाँ आएगा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये बाकी चीजें मिलेंगी। तो दिस डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीस, और ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में 1 1 1 1 अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है इस तरह से। तो ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, या तो आपको याद ही होना चाहिए सीधा 1 1 1 x y z और देन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का सीधा हमने मतलब एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है वो, तो मैं सीधा वही लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट होता है 1 1 1 हो, यहाँ x y z हो, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो। तो डिटरमिनेंट होता है x माइनस y, y माइनस z एंड z माइनस x। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री बनाओ एक बार, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, 1 है, y की जगह अल्फा है। तो x माइनस y कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, फिर y माइनस z क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और फिर z माइनस x क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1। अब इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है देखो। तो यहाँ क्या मिलेगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। वो कोई ये नहीं आया, ये भी आ रहा है। बीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज सेम एज 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये इसी के इक्वल तो आ रहा है ये डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी विद कंपैरिजन, तो k विल बी इक्वल टू 1। आया समझ में, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के एग्जैक्टली इक्वल आएगी। माइनस 1 मत ले लेना, कभी कोई ये कहेंगे यहाँ माइनस था, स्क्वायर है भी, स्क्वायर कंपनसेट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स आपको लिखना था। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज का। तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है P एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, तो भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बहुत स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जो बहुत यूज होती है, एंड दैट मैट्रिक्स इज दिस। 2/2 की बात करें तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा, कुछ भी हो जाए थीटा, एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्चुअली कितना ले लिया गया है, 30 डिग्री, cos 30 sin 30 माइनस sin 30 एंड cos 30। तो दिस इज एक्चुअली एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको पिक करना था यहाँ पे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका फायदा क्या है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि P into P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज into P इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इससे देखो फायदा क्या मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये है Q और इसको Q की पावर कितनी है 2020, तो ये सब लिखने का वो है बस, Q P देन Q कितने बार आएगा भाई Q ऐसे 2020 बार और फिर लास्ट में P ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये Q कितने बार है 2020 बार। अब मैं तो एक ही टर्म में जाऊंगा ना, तो ये रखता हूँ, तो पहले Q की जगह मैंने लिख दिया P, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है हो जाएगा ये Q को क्या लिख सकते हो आप, P A P ट्रांसपोज। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया आपसे P ट्रांसपोज इनटू P, अदरवाइज बनेगा नहीं क्वेश्चन। P ट्रांसपोज यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे P, अगर आप ये लेके चल रहे हो तो, ठीक है। तो P उसके साथ में अब यहाँ P ट्रांसपोज है तो यहाँ क्या आएगा P A P ट्रांसपोज, देन यहाँ पे P A P ट्रांसपोज, देन P A P ट्रांसपोज एंड सो ऑन P A P ट्रांसपोज। ये लास्ट टाइम हमारा Q था और इसके जस्ट बाहर क्या है P, ठीक है। तो ये कितने बार लिखा है मैंने यहाँ पे 2020 ऐसे आए हैं। अब देखो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो आप आगे पीछे तो नहीं करेंगे मैट्रिसेस को, लेकिन ब्रैकेट स्वैप हो सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगा इसको P ट्रांसपोज इनटू P फिर A, फिर P ट्रांसपोज इनटू P फिर A, फिर P ट्रांसपोज इनटू P फिर A एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ होगा देखोगे, इससे ये वाला क्या बनेगा, इससे जस्ट पहले P ट्रांसपोज आया होगा तो P ट्रांसपोज इनटू P फिर A और बिल्कुल लास्ट में P ट्रांसपोज इनटू P। नाउ P ट्रांसपोज इनटू P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो सब आइडेंटिटी होगी। तो इसका मतलब A इनटू आइडेंटिटी A बचेगा, फिर इनटू A इनटू A, तो A ही बचेगा। तो आइडेंटिटी इनटू A करोगे ना तो ये आएगा A, देन मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इनटू A कितने बार, ये समझने की चीज है। तो भाई A देखो यहीं से तो आया है बस, तो ये 2020 बार था, तो ये भी कितना आएगा 2020, तो इसका मतलब आ गया A रेज़ टू पावर 2020, ठीक है। अब A क्या है 01101, तो इसकी ये पावर चाहिए मेरे को, तो इसमें मैं क्या करूंगा, हायर पावर अगर मेरे को चाहिए तो एक तो अभी मैंने एक तरीका बताया था, वहां से सोच सकते हो, ठीक है। या फिर ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स है नहीं 2x2 की है, तो सिंपली आप पैटर्न पिक कर सकते हो। तो जैसे A² निकाल लो, A² क्या आएगा 1101 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को 1101 से, तो ये आएगा देखो कितना, सबसे पहले ये एंट्री 1, देन ये एंट्री 2, 0 एंड देन 1, तो स्क्वायर में 2 आ गया। ऐसे क्यूब करोगे तो 1301 आएगा, 4 करोगे तो 1401 आएगा। तो पैटर्न समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या बनने वाला है आपका 1 20 0 एंड 1, तो ऐसा कौन आंसर हो जाएगा, A इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसे सही नहीं लग रहा, मतलब मेरे पैटर्न सही बन रहा है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको दो पोर्शंस में स्प्लिट कर सकते हो, I प्लस B, जहाँ पे B के डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसके नीचे के एलिमेंट 0 है, तो वो ऑर्थोगोनल नहीं, वो हो जाएगी निलपोटेंट और उसका स्क्वायर 0 आएगा, तो हायर पावर उसकी रेज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, A इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है ना। क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ये होना चाहिए P ट्रांसपोज एंड देन P, गलत लिख लिया था मैंने, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, क्लियर है। तो ये था हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अभी एक और हम पार्ट बनाएंगे जिसमें ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छे होंगे इसी तरह से, जिनमें हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जो 8 नंबर का आपका आएगा उसमें पूरे 8 नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।